प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभात। आइए एक बार पुनः आपका हमारी क्लास में स्वागत है। और आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वह है भोजन के विभिन्न अवयव तथा उनका पाचन। यानी जब हमारा भोजन है उसमें विभिन्न प्रकार के अवयव होते हैं, उसका पाचन क्या होता है, आहार नाल में किस प्रकार से कहाँ कहाँ पाचन होता है, उसके बारे में अलग से एक और वीडियो है, आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जो भी जीवधारी है, चाहे वो मांसाहारी हो, शाकाहारी हो या सर्वाहारी हो, सभी प्रकार के जीवधारियों के लिए जो भोजन होता है उसमें प्रमुख रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट में वसाएं और ग्लूकोज पाया जाता है। तो इसमें से हम बारी बारी से जो भी भोजन के अवयव हैं उनका पाचन किस प्रकार से होता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फूड एंड देयर डाइजेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं मंड का पाचन, डाइजेशन ऑफ स्टार्च। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भोजन का पाचन हमारे मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। और हम जानते हैं कि हमारे मुंह में लार होती है और इस लार में टॉयलिन नामक एंजाइम होता है और हमारे पाचन की प्रक्रिया वहीं से शुरू हो जाती है। तो लार में उपस्थित एंजाइम टॉयलिन जटिल शर्कराओं को सरल शर्कराओं में तोड़ देता है। ये क्या करता है कि जो जटिल शर्कराएं जो हमने भोजन में प्राप्त की है उनको सरल शर्कराओं में तोड़ देता है। यहाँ स्टार्च से माल्टोज और सुक्रोज बनते हैं, यानी जो स्टार्च है उससे माल्टोज बनता है और एक सुक्रोज बनता है। मंड का आमाशय में पाचन, जो मंड है उसका आमाशय में पाचन नहीं होता है, शेष जो मंड बच जाता है उसका पाचन ग्रहणी में आग्नेयाशिक रस के एमाइलेज एंजाइम से होता है। यानी जो आग्नेयाशिक रस है उसकी एमाइलेज एंजाइम है उससे होता है। यहाँ भी जटिल शर्कराएं बनती हैं और जटिल शर्कराओं का पाचन छोटी आंत जो होती है हमारी उसमें विभिन्न प्रकार के आंत्र रसों के द्वारा उसका पाचन होता है। जैसे माल्टोज है उसका माल्टेज एंजाइम के द्वारा, सुक्रोज का सुक्रेज के द्वारा, लैक्टोज का लैक्टेज के द्वारा। और इस प्रकार इनके पचने से ग्लूकोज या फ्रक्टोज जैसे जल में विलेय तथा कोशिकाओं द्वारा ग्राह्य शर्कराओं का निर्माण होता है। आगे है प्रोटीन का पाचन। जो प्रोटीन है उनका पाचन कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं। प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में HCl अम्ल की उपस्थिति में पेप्सिन नामक एंजाइम के द्वारा होता है। यह एंजाइम जठर रस में पाया जाता है और इसके प्रभाव से प्रोटीन जो है वो प्रोटॉन्स तथा पॉलीपेप्टाइड्स में टूट जाता है। और जो दूध का प्रोटीन होता है जिसको कैसीन कहते हैं, पर पेप्सोन का जो प्रभाव है तभी होता है जब रेनिन नामक एंजाइम जो होता है या जो रस होता है वह इसे दूध से अलग कर देता है, तभी इस पर पेप्सिन का प्रभाव होता है। यह एंजाइम भी हमारा जो जठर रस है उसमें ही पाया जाता है। ग्रहणी से प्रोटीन प्रक्रिया क्षारीय माध्यम में होती है। जब ग्रहणी में पहुंच जाता है तब यह क्रिया क्षारीय माध्यम में उस पर होती है और अग्न्याशय रस के ट्रिप्सिन नामक एंजाइम से होती है। इसके द्वारा पॉलीपेप्टाइड्स और पेप्टोन्स आदि एमिनो अम्ल में तोड़ दिए जाते हैं। और जो एमिनो अम्ल है वही वास्तविक रूप से प्रोटीन का पाचित स्वरूप माना जाता है। प्रोटीन के अपचित अवयव छोटी आंत में आंतरस के इरेप्सिन नामक एंजाइम में के प्रभाव से एमिनो अम्लों में बदल जाते हैं। आइए आगे देखते हैं वसा का पाचन। जो फैट होता है उसका पाचन किस प्रकार से होता है। वसा के पाचन से पूर्व आमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है के साथ तथा बाद में पित्तरस के साथ ग्रहणी में इसका मंथन और इमल्सीकरण आवश्यक होता है। यानी जब तक इमल्सीकरण नहीं होगा, मंथन नहीं होगा, तब तक इसका पाचन नहीं हो सकता। इमल्सीकृत वसाओं पर लाइपेज एंजाइम क्रिया करते हैं। जो लाइपेज एंजाइम है वो इमल्सीकृत, यह एंजाइम ग्रहणी में अग्न्याशय रस में वसा के पाचन से वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल बनाते हैं और यही इसके पचे हुए स्वरूप होता है। भोजन का अवशोषण। तो भोजन जो पचा हुआ भोजन होता है हमारी आहार नाल में अलग अलग भागों में जो भोजन पचता है उस पचे हुए भोजन का विसरित होकर रुधिर में पहुंचने की क्रिया को हम अवशोषण कहते हैं। हमारी आहार नाल में जो भोजन पचा है उस पचे हुए भोजन के अधिकांश जो भाग हैं या जिनको हम ये कहें कि जो जल में विलेय होते हैं, उन जल में विलेय पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम रुधिर करता है, वह परिवहन का काम करता है। अधिकांश जो लवण हैं उनका अवशोषण है वह हमारा जो आमाशय है
उसमें भी हो जाता है, लेकिन अधिकांश भोजन का अवशोषण हमारी जो क्षुद्र आंत है उसमें होता है। और इस अवशोषण को करने के लिए जो क्षुद्र आंत होती है उस पर महीन महीन प्रकार की बहुत सी कोशिकाएं होती हैं जिनको हम रसांकुर कहते हैं। और ये जो रसांकुर होते हैं, इन रसांकुर के द्वारा जो अवशोषण का तल है वो बढ़ जाता है, और इस अवशोषण के तल के बढ़ने से रुधिर कोशिकाओं और लसिका कोशिकाओं की उपस्थिति इनकी अवशोषण क्षमता को बढ़ा देती है। रुधिर कोशिकाओं के रुधिर में विसरण द्वारा जो एमिनो अम्ल हैं, शर्कराएं हैं और लवण हैं, उनका विटामिन के साथ जल में अवशोषण हो जाता है। आइए अब हम देखते हैं भोजन का स्वांगीकरण, एसिमिलेशन ऑफ फूड्स। पचे हुए भोजन को अवशोषित कर कोशिका के जीवद्रव्य तक पहुंचाने के बाद भोजन के तत्वों को कोशिका में जीवद्रव्य के रूप में विलीन होने की क्रिया को हम स्वांगीकरण कहते हैं। सभी जीवों में यह क्रिया आवश्यक है। इसी से जीवद्रव्य की वृद्धि होती है, अर्थात जीव की वृद्धि होती है। पाचन से कोशिकाओं को भोज्य पदार्थ अत्यंत सरल तथा जल में विलेय अवस्था में प्राप्त होते हैं। इन सरल पदार्थों को कोशिका में होने वाली विशेष क्रिया द्वारा जीवद्रव्य के जटिल यौगिकों के रूप में संश्लेषित किया जाता है। इस प्रकार इनकी जैविक क्रियाओं का स्वरूप बदल जाता है। स्वांगीकृत खाद्य पदार्थों का भाग अलग अलग हो सकता है, जैसे ग्लूकोज ऊर्जा उत्पादन के लिए काम में आता है, तो कुछ ग्लिसरॉल तथा बसी अम्ल भी इस काम में आ जाते हैं। अन्य पदार्थ टूट फूट की मरम्मत करते हैं, अर्थात जीवद्रव्य का अंश बनते हैं। कुछ तत्व हार्मोन आदि बनाते हैं। अधिकांश एमिनो अम्ल प्रोटीन संश्लेषण में उपयोगी होते हैं। कुछ अधिक कोशिकाओं के निर्माण, मरम्मत, वृद्धि आदि के काम आते हैं। अन्य एंजाइम बनाते हैं, जो अन्य वो एंजाइम बना देते हैं। कुछ एमिनो अम्लों का उपयोग ऊर्जा के उत्पादन में भी होता है। अब अंत में हम देखते हैं मल विसर्जन या बहिक्षेपण। एग्जिस्टेंस, भोजन के पोषक तत्वों से अधिकांश एंजाइम क्रियाओं द्वारा पचाकर अवशोषित कर लिया जाता है। फिर भी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अपशिष्ट के रूप में बच जाते हैं, जिनको हमारे शरीर की जो गुदा है उस गुदा के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने हमारा जो भोजन है उस भोजन के पाचन है, पाचन को अलग अलग किस प्रकार से होता है उसके बारे में जाना। कल हम श्वसन के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए